बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है और 10 साल का तजुर्बा है सेल्स और मार्केटिंग का। तो मैं वेलकम करता हूँ एहतशाम अज़ीम को। एहतशाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप। अच्छा एहतशाम, आज की जो इस पॉडकास्ट का मकसद है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो फ्रेशर्स हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स हैं, उनके बारे में हम एक सीरीज़ करें कि फार्मास्यूटिकल सेल्स से मार्केटिंग में कैसे आया जाए। तो अच्छा, हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। आपने फार्मडी कब किया, उसके बाद आपने एमबीए किया, क्या किया, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मैंने फ़ार्मेसी किया 2012 में और दैन उसके बाद सेल्स जो है वो एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने जीएसके में काम किया अराउंड 2.5 इयर्स। एंड दैन उसके बाद आपको पता है सब लोगों को कि जिस तरह जो आजकल की जनरेशन भी है, इनको मार्केटिंग में आने का शौक होता है। तो हमें भी ऐसे ही था कि यार सेल्स से निकल के बहुत जल्दी हमने मार्केटिंग में जाना है। तो फिर एक हमें ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू ये था कि काइज़न जो है मैंने ज्वाइन की एज़ अ असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर। वहाँ पे डेंटिस्ट्री पोर्टफोलियो था, तो अराउंड 6 मंथ वहाँ पे काम किए, एक्सपोज़र मिला। लेकिन वो छोटे बेस की कंपनी होती है, तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पे जो है वो आपके पास रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड होती हैं। तो फिर एक सेकंड जो मूव किया, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो सेकंड मूव किया वो भी कोई बहुत बड़ी कंपनी में नहीं है, मैं एप्ला गया। एप्ला इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो हो रही होती है। ट्रेड एक्चुअली ये होती है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं और बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो वहाँ पे आप उसकी मूवमेंट सारी कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली मार्केटिंग नहीं थी, तो इन दोनों कंपनी में मार्केटिंग नहीं थी। फिर उसके बाद जब थर्ड कंपनी मैंने जो है वो मैं आया, वो दैट इज़ टेम्रोज फार्मास्यूटिकल। टेम्रोज जो है ना वो छोटे बेस की कंपनी है, लेकिन ये है कि वहाँ पे काफ़ी सीखने का मौका मिला और एक पूरी टीम लॉन्च की, प्रोडक्ट्स लॉन्च की। तो मैं कहूँगा कि जो मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं शायद मैंने वहाँ पे अंडरस्टैंड की। देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो है वो गेट्स फार्मा में जो है वो चांस मिला काम करने का, और 2018 जून में मैंने गेट्स ज्वाइन किया एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर। और जो है वो जब से लेके अब तक 2023 तक मैं गेट का ही पार्ट हूँ और मुख्तलिफ फेजेस रहे हैं यहाँ पे। और अलहमदिल्ला यहाँ पे बड़ा लर्न किया मार्केटिंग को। जो है वो जो मार्केटिंग के जो एक्चुअली बेसिक्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, सेल्स के बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हुई। तो बड़ा वर्सेटाइल यहाँ पे माहौल है। अच्छा एहतशाम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जब अगर हम बात करें फार्मडी जो कि 5 साल प्रोग्राम है, तो आपने इनिशियली डिसाइड कर लिया था कि आप सेल्स और मार्केटिंग की तरफ आएंगे, या किसी खास ईयर में जाके आपने डिसाइड किया था कि इस फील्ड को मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए? अच्छा देखें फैसल, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों की इस फील्ड में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फार्मेसी की बात करूँ, तो आपके बड़ी बड़ी वर्सटाइल फील्ड है ये। आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, आप बीडी की तरफ भी जा सकते हैं, आप क्यूसी क्यूए की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब आप थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में जब होते हैं, तो उस वक्त हर जो है ना वो बच्चा बड़ा परेशान होता है कि यार उसको कहाँ जाना चाहिए। तो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे जो है ना काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और हमें उस पॉइंट के ऊपर ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार हमें किस जो है वो फील्ड में जाना चाहिए, अपने मिजाज को, अपने बिहेवियर को देखते हुए। अच्छा, करियर काउंसलिंग उस वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पीरियड के लिए, जबकि हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में। तो उस वक्त करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। खैर, हम लोग दूसरों को देख के कि यार वो बंदा, फला बंदा, किसी का भाई, किसी का जो है वो कोई मार्केटिंग में गया, बड़ा सक्सेसफुल है, तो हम लोग भी मार्केटिंग में आए और अपना करियर हमने स्टार्ट किया सेल्स है। तो इस तरह जिस तरह हर बंदा कर रहा होता है ये। अच्छा एहतशाम, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपने अपना करियर सेल्स से स्टार्ट किया, तो पहली ख्वाहिश आपकी मार्केटिंग ही थी? किसी ने आपको बताया कि यार अगर मार्केटिंग में एंटर होना है तो आपको पहले सेल्स करनी पड़ेगी, या आपको पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली डेफिनेटली जब आपने ग्रेजुएट किया होगा तो आपने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया होगा, वो सेल्स की डायरेक्टली आपको एक एमएनसी में मिल गई? देखिए, अब ये डिपेंड करता है। कुछ लोग तो डायरेक्टली मार्केटिंग में मूव कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा सेल्स होकर जा रहा होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बहुत बेसिक जो पोजीशंस होती हैं मार्केटिंग की, इंटर्न के बाद आपको जो है ऑफर्स हो जाती हैं। लेकिन मेजरली ये होता है कि आपको सेल्स का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए जो है ना मार्केटिंग की तरफ आना होता है। तो हमारे दिमाग में भी यही था कि जो डायरेक्ट जो आपका अल्टीमेट गोल है वो मार्केटिंग ही है वो। तो इसीलिए हमने सेल्स जो है वो ज्वाइन की थी या चूज़ की थी। अच्छा, आपका जो अल्टीमेट गोल था वो मार्केटिंग ही था, लेकिन जब आपने जीएसके कंपनी जो कि एक एमएनसी कंपनी है, वहाँ पे आपका स्किल सेट और डिफरेंट आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें, उसके बाद आपने
काइज़न जॉइन की और उसके बाद एप्ला जॉइन की। तो जो आपने जीएसके की आपकी लर्निंग थी वो वहाँ पे काम आई, और बाकी जो 2 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी जिस पे आपके साथ आप एसोसिएटेड रहे, उसमें आपने क्या सीखा? क्या चैलेंजेस, इंटरपर्सनल स्किल्स सीखी आपने, लोगों से डील करना सीखा? वो थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा देखिए, नए आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये एक लेसन भी है कि यार, अगर आपने सेल्स से स्टार्ट करना है तो कोशिश करें किसी एमएनसी को ज्वाइन करें, क्योंकि एमएनसी में लर्निंग बहुत है। तो मैं जीएसके में मैं अभी भी ये कहूँगा कि मैंने जितना सीखा और जो सेल्स की ट्रेनिंग्स हुई हैं, शायद अब इस लेवल तक भी वो ट्रेनिंग्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक पार्ट नहीं है वो, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वो एमएनसीज जो है ना, वो ट्रेनिंग के ऊपर और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के ऊपर बहुत काम करती हैं। तो वो उसका मुझे बड़ा एडवांटेज हुआ, और स्पेशली कि जब आप किसी जो है वो सेकंड ईयर कंपनी के अंदर आते हैं तो वहाँ पे ना सिस्टम होता है ना प्रोसेस होते हैं। तो जब आपने की लर्निंग होती है वो बड़ी काम आती है वहाँ पे सिस्टम और प्रोसेस क्रिएट करने में। अच्छा, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी फॉर्मडी करते हैं, अगर मार्केटिंग में जा रहे हैं तो एक आइडियल जो कॉम्बिनेशन बनता है फॉर्मडी प्लस एमबीए। तो आपने एमबीए कहाँ से किया? अभी आपका कंटिन्यू परस्यू कर रहे हैं आप, इस बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाँ, हाँ। अच्छा देखिए, फार्मेसी करने के बाद तो जब आप मार्केटिंग में आते हैं तो फिर हर बंदे का अल्टीमेट गोल ये होता है कि उसने एमबीए करना है, और एमबीए को बड़ी जो है ना वैल्यू दी जाती है। एमबीए की यकीनन जो है वो एक अपनी वैल्यू है, अपनी वर्थ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्राउंड रियलिटीज़ की, तो 10 से 20% इसकी जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20% तक जो है वो आप इसको वेटेज दे सकते हैं। लेकिन 80% आपका स्किल सेट का जो है ना वो काम होता है। अगर आपने एमबीए नहीं भी किया हुआ, लेकिन अगर आपने एज अ टाइम पासेस अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग किया, अपने उस जॉब डोमेन जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसको आपने अगर जो है ना वो उसको उसमें आपने अच्छी ग्रिप हासिल की है, तो आपको वक्त के साथ साथ जो है ना वो एक अच्छी पोजीशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। और यकीनन एमबीए एक अच्छा और जो है ना वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बोलेंगे एमबीए ही की वजह से जो है ना आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ डिपेंड करती है सिर्फ आपके ऊपर। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एहतशाम आपने डिस्कस किया कि अगर हम बात करें, दिस इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर्मडी प्लस एमबीए, बट नॉट नेसेसरी हर किसी के पास ये कॉम्बिनेशन हो। अच्छा, इन चीज़ों को ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? डेफिनेटली आप जब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, तो वो जो आपकी जो एक कमी रह जाती है एमबीए की, वो उससे फुलफिल हो जाती है, ऐसा ही? जो जो ट्रेनिंग्स हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, वो 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती हैं, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स नहीं होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यार आपकी अपनी लर्निंग उस फील्ड में किस लेवल की है। स्पेशली ये कि अगर आप सेल्स साइड में हैं। अच्छा ये भी है कि यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि हम लोग जब फार्मासिस्ट लोग सेल्स के अंदर आते हैं तो हम जब हमारे गोल होता है कि हमें मार्केटिंग में ही जाना है, तो हम फिर बड़े बेदली से काम करते हैं सेल्स के अंदर ना, वो 2 ढाई साल बस यार हमें निकलना है, हमारा अब तो गोल ये है कि हमें मार्केटिंग में जाना है। ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि इंडस्ट्री रिवाइव हुई है और अब सेल्स एंड मार्केटिंग की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। तो अगर आप सेल्स का काम करते हैं और दिल जमी के साथ काम करते हैं और आप एक्सपर्टीज़ आप 100% उस पे लगाते हैं अपनी, जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो सेल्स में भी आपको ग्रोथ उतनी ही मिलती है जो मार्केटिंग पे है। मतलब ऐसा अब जो थोड़ा-सा चीज़ें रिवाइव हुई हैं, चीज़ें मामला थोड़े डिफरेंट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत क्लियर कट एडवांटेज मिलेगा कि यार आप मार्केटिंग में ही आना है ये। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आई एडवाइस यू, और किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आई एडवाइस कि आप कोशिश करेंगे सेल्स के लैडर्स में आप ऊपर तक जाते रहें। इंशाल्लाह फिर अल्टीमेट जो आपको अचीवमेंट मिलेगी वही मिलेगी जो मार्केटिंग की तरफ से मिल रही होती है। अच्छा, अच्छा, बड़ा एक करेक्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया है कि सेल्स के अंदर भी जो लोग हैं अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप मार्केटिंग में ही हैं और आप अपना जो करियर ग्रो करें। ऐसे ही। अच्छा, ऐसा लर्निंग की जहाँ पे बात आती है, स्किल सेट की बात आती है, अच्छा कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स है या स्किल सेट है जो एक आप ज़रूरी समझते हैं यार एक प्रोडक्ट मैनेजर को वो चीज़ आनी चाहिए? अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ आईएमएस प्लस की, सेल्स एनालाइजर की, लोगों की, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे ग्रिप होना चाहिए? अच्छा देखें, ये वो सब चीज़ें होती हैं जो कि आपकी जॉब का मैंडेटरी पार्ट होती हैं, ठीक है? तो अगर आप सेल्स में होते हैं तो शायद आपकी इनके साथ वाबस्तगी सिर्फ इस हद तक होती है कि आप इसको देख रहे होते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कि जैसे आप मार्केटिंग में आते हैं और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो फिर आप जब इस प्रोसेस का पार्ट बनते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ एज अ टाइम पासेस बढ़ रही होती हैं, जिसमें
सेल्स एनालाइजर एक बड़ा अच्छा टूल है जिसके अंदर हम डाउन द लाइन जाके ब्रिक्स के एनालिसिस कर रहे होते हैं। IMS प्लस है जिसमें हम नेशनल लेवल का डाटा देख रहे होते हैं, अपने कंपटीटर की इनसाइट्स हमें मिल रही होती हैं। इसी तरह मिप का डाटा होता है जिसके नाम प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी जॉब का पार्ट है और डोमेन है। तो बहरहाल आपको इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप अच्छी पोजीशन की तरफ जाते हैं तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो एनालिटिकल स्किल्स टोटली डिपेंड करती हैं इन तमाम टूल्स के ऊपर। अच्छा, आपने अपना जो इनिशियली पोर्टफोलियो बताया कि आपने ऑन्कोलॉजी से, सॉरी, एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो से आपने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आप डेंटिस्ट्री में भी रहे, अभी आप एक जनरल पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो पोर्टफोलियो के दौरान, शिफ्टिंग के दौरान कुछ लर्निंग में डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें उस सेगमेंट की, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, या उनकी जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और कितना इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपकी फॉर्म लीड आपको help किया? देखें फैसल, अब पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टफोलियो, क्योंकि मैंने अपने करियर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका एक अच्छा बड़ा टाइम जो है वो 10 साल 15 साल सिर्फ एक पोर्टफोलियो में गए, दैन उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, डिफरेंट पोर्टफोलियोज उनको मिले। मिसाल के तौर पे कोई कार्डियो पोर्टफोलियो का था, वो आज 10 साल के बाद किसी गैस्ट्रो पोर्टफोलियो में आया है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर भी है। वो बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अगर बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो पोर्टफोलियो डजेंट मैटर, आपका जो है ना वो काम मैटर करता है, आपकी ग्रिप मैटर करती है। तो आई डोंट थिंक कि जो है ना वो मतलब पोर्टफोलियो की वजह से आपको जो है ना वो बिल्कुल आउटशाइन होते हैं, यहाँ बिल्कुल जो है ना वो नहीं ना, या ना यहाँ पे आके आपको अपने आप को रजिस्ट करना चाहिए, नहीं यार मैं कार्डियो पोर्टफोलियो से मेरा ताल्लुक है तो मैं इसी पोर्टफोलियो में ही काम करता रहूँगा, तो अपने आप को ओपन छोड़ना है आपने। जैसा जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो एक हमारा एक बड़ा फील्ड होता है कौन सी फील्ड में जाए। हम मार्केटिंग के अपने सीनियर्स को देखते थे, बड़ी लुक्रेटिव उनकी लाइफ होती थी, ये ट्रैवलिंग हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीसी बोर्डरूम में चेक इन हो रहा है, डिफरेंट जगहों पे चेक इन हो रहा है। और किस फील्ड में या किस, आप मैं कहूँ, एरिया में ज़्यादा यू कैन से कि आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, आप ज़्यादा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं? अच्छा देखिए फैसल, ये ना बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें होता ये है कि जब अपनी जब हम फाइनल ईयर्स के अंदर थे तो उस वक्त हमारी भी डिसीजन होती थी चाय के होटल में बैठ के, यार किस फील्ड अच्छा, में है। एक बड़ा मज़े का वाक़या मुझे याद आया इस बात से, कि हम जो दोस्त हैं 4 या 5 लोग हैं, मैं था, मेरे साथ एक दोस्त था असद अकबर, और एक थे सुल्तान सुलेमानी। तो हम लोग बैठे हुए थे चाय के होटल पे, तो वहाँ पे हमारा एक दोस्त है असद ना, तो उसने बड़ी मज़े की बात की। उसने बोला यार मुझे ना यार सेल्स में जाना हो, मार्केटिंग में जाना हो। लाइक क्यों जा रहा है मार्केटिंग में? कह रहे हैं यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो देखा है कि यार कुछ सेल्स के लोग आए, और वो उन्होंने गाड़ी पार्क की है, बड़ी सिटी सिटी गाड़ी में आए हैं, और उन्होंने चाबी रखी है टेबल के ऊपर, मोबाइल रखा है, और चाय मंगवाई और मज़े से सिगरेट पिया और चाय पी, और वो चले गए ना। तो वो कह रहे हैं, तो ये मतलब एक क्राइटेरिया था उसको ना जज करने का, कि यार ये लोग जो है ना बड़े कामयाब लोग हैं, कि जो ये बड़ी बेहतरीन गाड़ियों में आते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर शॉर्डर करवाते हैं, और जो है ना वो चले जाते हैं। तो बहरहाल अल्टीमेट क्राइटेरिया ये नहीं चाहिए जस्ट जो, तो अभी क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो है ना वो सिर्फ पैसा ही हर चीज़ है। अच्छा देखिए, पैसा ना हर फील्ड के अंदर है, आपको पता है। मार्केटिंग में भी पैसा है, बीडी में भी पैसा है, क्यों से अब आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 10 साल हो गए, तो 10 साल के बाद हमारे डिफरेंट कोलीग्स और जो लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग वाले ही एक अर्निंग, उस हाईएस्ट अर्निंग में पहुँचे हुए हैं, बल्कि इवन के प्रोडक्शन वाले भी उतनी ही अर्निंग कर रहे हैं, क्यूसी वाले भी उतनी ही अर्निंग कर रहे हैं, क्यूए वाले भी उतनी ही अर्निंग कर रहे हैं, बीडी वाले भी उतनी अर्निंग कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप किसी भी एक इंडिविजुअल को लेके कोई अपना माइंडसेट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हर फील्ड में सब जो है ना वो अपनी जो है वो जान है। आप सिर्फ ये करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो रहा हो आप वहाँ जाएँ। सिर्फ क्राइटेरिया ये ना हो कि यार पैसा देखें, या आप देखें कि उनका लाइफ़स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। जब आप अपने आप को अपने जहाँ पे आप इस वक़्त खड़े हैं 10 साल के बाद रिवाइंड करेंगे, तो ये चीज़ें सब आपके लिए उस वक़्त बेसिक्स होंगी। आप बोलोगे यार मतलब सोच एक्चुअली आपकी, फिर इन सब चीज़ों को आप जो सोच रहे होंगे वो बड़ी बेसिक्स सोच होगी वो। अच्छा, निज़ाम, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज़ किया कि आप जो भी फ़ील्ड चूज़ करें, वेदर इज़ प्रोडक्शन, हुँ, क्वालिटी कंट्रोल और हुँ। क्वालिटी एश्योरेंस, उसी फ़ील्ड की तरह एक्सेल करें, नॉट नेसेसरी कि किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में आपको मॉनेटरी बेनिफिट
आप ओवर द टाइम देखेंगे तो एक सेम पे स्केल भी या सेम जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो दूसरी डिपार्टमेंट में भी आप लोगों को मिल रहे होते हुँ। हैं। अच्छा एहशाम, आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन दी एंड कुछ जो हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएशन की तरफ परस्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहेंगे आप कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, या अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि पास आउट हो रहे हैं, वो ये कि यार 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपना आप जो है ना माइंडसेट आप क्लियर करें कि आपने जाना किस फील्ड के अंदर है। उस अगर आपने जिस फील्ड में भी जाना है उस फील्ड के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें। आजकल लिंक्डइन, फेसबुक और आपके पास ट्विटर इस तरह की ऐप्स हैं कि आप उस इंडिविजुअल लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और यकीनन आपके सीनियर्स भी किसी न किसी पोजीशन पे होंगे तो उनके साथ आप इंटरेक्ट करें और उनकी जॉब नेचर मालूम करें। तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि हाँ मैं इस जॉब के लिए फिट इन हूँ या नहीं हूँ। मतलब आप पैसा ना देखें, कुछ भी ना देखें, तो स्पेशली ये वाला जो एक एलिमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ना अगर आप 5th ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के साथ जो कि प्रोफेशनली आपसे 3-4 साल या 5 साल सीनियर हैं उनके साथ एक इंटरेक्ट करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दूसरा अपने स्किल सेट को बेहतर करें। डिग्री के जो आपके जीपीज़ हैं वो मैटर नहीं करती, आपकी स्किल सेट मैटर करती है। और स्किल सेट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं कि आपको ना प्रैक्टिकल जो आपकी स्किल्स हैं ना वो वक्त के साथ ग्रूम होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल। आजकल का जो दौर है वो जो दौर है उसमें डिजिटल का दौर है, ठीक है? तो उस दौर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करनी है वो है यार कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा बेहतर होती है आपकी रीडिंग हैबिट से। तो कोशिश करें कि यार अपनी रीडिंग हैबिट को जो है ना इम्प्रूव करें। अभी आप लोग अगर 4th या 5th ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास 1 या 2 साल हैं, कुछ पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड पढ़ें या फार्माकोलॉजी पढ़ें या आप कैडसन पढ़ें। आप जो है ना वो डिफरेंट ऑथर्स की जो है वो मोटिवेशनल आप स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और लातादाद चीज़ें आपके पास मौजूद है पढ़ने की, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करें। इवन कि अगर आप इस्लामिक कोई कॉन्टेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप पढ़ें। तो इससे ये होगा कि आपके पास अल्फाज क्रिएट होंगे, आपके पास जो है ना वो नॉलेज जो क्रिएट होगी और जब ये सब चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो फिर आपको बड़ी हेल्पफुल होती हैं आपको इंटरव्यू के टेबल के ऊपर डिस्कशन के लिए और उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिस्कशन के लिए। अच्छा एहतशाम, मैं आपकी बात को समराइज़ करूँगा। 3 चीज़ें आपने कही कि आप जब आप ये ग्रेजुएशन के करीब हो तो आपने सीनियर्स से जाके थोड़ा-सा उनके प्रोफ़ाइल के बारे में, उनकी जॉब नेचर के बारे में नो-हाउ कर लें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ या तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कहा कि डिजिटलाइज़ेशन या कम्युनिकेशन स्किल सेट वो आपका एक बड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा इन दी एंड जो आपने जीपीए की बात की कि जो जीपीए इन दी एंड वो मैटर नहीं करते, स्किल सेट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं बस इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जीपीए पास होने के लिए ज़रूर मैंडेटरी है। आप इसको ये ना समझिएगा कि आप फेल होके यू कैन परस्यू द करियर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू नीड टू पास द एग्ज़ाम एज़ वेल। डेफिनिटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी 4 जीपीए होनी चाहिए, लेकिन इफ यू हैव क्वालिफाइड और ताकि आप अपना जो भी रोल है वो इंडस्ट्री में निभा सकें। तो आज की पॉडकास्ट अच्छा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हमारे नाज़रीन के कुछ सवालात हैं तो वो नीचे का कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।